नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन स्कूल टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा होगा। आइए जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास से, एक ऐसी क्लास से जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक होम साइंस के विद्यार्थी की होती है। हम आज ऐसे क्लास पे बात करते हैं जो निश्चित रूप से आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बेस है, एक आधार स्तंभ है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जहां से कई ढेर सारे प्रश्न उलझे हुए आते हैं और बिना इसके पढ़े ह्यूमन फिजियोलॉजी अधूरा है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल के टॉपिक पर, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के चैप्टर पर। और विश्वास मान के चलिएगा कि यह कोशिका का चैप्टर मैं 3 सेशन में लूंगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगभग 50-50 मिनट की 3 वीडियो आपके सामने जाएंगी और इस 3 वीडियो में मैं पूरे के पूरे साइटोलॉजी को, पूरे के पूरे कोशिका विज्ञान को कवर करके रख दूंगा। तो बस करना आपको इतना है कि आप प्यार से इत्मीनान के साथ में, जैसे क्लासरूम में रेगुलर बेसिस पे आप मेरे क्लासेस को देखते हैं, ठीक उसी के अनुरूप जो है आप इस कोशिका के चैप्टर को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आइए अपनी हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में, आपके जहन में, या जितने भी लोग जो कोशिका को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करने वाले हैं, उनके मन में यही सवाल आता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। आइए अब यहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सेल जो होता है यह किसी भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहां से अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोशिका किसे कहते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोशिका किसे कहते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल किसे कहा जाता है, तो आप ये बताएंगे कि कोशिका किसी भी शरीर या किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पॉइंट को नोट करते हुए धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़ेंगे। आप लिखेंगे यहां पर क्या, आप लिखेंगे शरीर की यह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। शरीर की यह एक संरचनात्मक, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 2 शब्दों को समझ लिया तो विश्वास मान के चलिएगा कि लगभग इस कोशिका के चैप्टर में आपकी ग्रिप बहुत मजबूत हो जाएगी। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है या क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, इसके लिए पहले एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप एक एग्जाम्पल देते हैं क्या, आप एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से एक मकान यानी कि जो घर होता है, उस घर के निर्माण में कई कमरे भाग लेते हैं और जिस प्रकार से कई कमरे आपस में मिले होते हैं, किससे, दीवारों से मिल करके तैयार होते हैं। और ये जो दीवारें होती हैं यह बनी होती हैं ईंटों की, यानी कि ईंट क्या है, ईंट के मिलने से दीवार बनती है, दीवार के मिलने से कमरे बनते हैं और कमरे के मिलने से घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। अगर हम अपने शरीर की बात करें, शरीर का मतलब क्या है, बॉडी। अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारा शरीर जो होता है वह किससे मिलकर बना है, हमारा शरीर अंगों से मिलकर के बना है। अंग का मतलब क्या होता है, अंग का मतलब होता है ऑर्गन। और ये अंग जो होते हैं यह जिस संरचना से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग ऊतक कहते हैं।
और ऊतक का मतलब क्या होता है? ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। और ऊतक जिस संरचना से मिलकर बने होते हैं इसे हम लोग कोशिका कहते हैं, उसे हम कोशिका कहते हैं। तो आप जो है मकान की रूपरेखा और शरीर की रूपरेखा की आप तुलना करिए। तो जब आप शरीर की रूपरेखा की तुलना आप मकान की रूपरेखा से करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप ये पाएंगे कि जिस प्रकार से मानव रूपी शरीर जो है वह कोशिका से मिलकर के बना है, ठीक उसी प्रकार से एक घर जो है वह ईंट की भूमिका होती है। बिना ईंट के आप किसी भी मकान या बिना किसी घर की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं बिना ईंट के। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको शरीर के विषय में जानना है, समझना है या उसको निर्मित करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोशिका को। जैसे एक घर की संरचना में ईंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वैसे ही हमारे शरीर के निर्माण में एक कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए तो शरीर की यह एक संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रियात्मक क्यों कहते हैं इसको यह समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस समय मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे कि सर आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। और किससे लिख रहे हैं? तो मैं कहूंगा हाथ क्या है, तो आप कहेंगे कि हाथ एक अंग है। मैं कहूंगा अंग किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे अंग ऊतकों से मिलकर बना है। मैं कहूंगा ऊतक किससे मिलकर बने हैं, तो आप कहेंगे सर ऊतक जो है वह कोशिका से मिलकर बने हैं। तो फिर वही बात आ गई, मैं कहूंगा कि मैं किसकी सहायता से लिख रहा हूं, तो आप कहेंगे कोशिकाओं की सहायता से मैं लिख रहा हूं। कार्य कौन कर रहा है? अंतिम स्तर पर कोशिका कार्य कर रही है। भले ही आप ये कहिए कि मैं अपनी आंखों की सहायता से देख रहा हूं, लेकिन एक कोशिका विज्ञान को पढ़ने वाला विद्यार्थी या पढ़ाने वाला अध्यापक वो ये कहेगा कि मैं अपनी कोशिकाओं की सहायता से देख रहा हूं। भले ही आप ये कहेंगे कि हम अपने पैरों की सहायता से चल रहे हैं, लेकिन एक कोशिका विज्ञान को पढ़ने वाला विद्यार्थी वो कहेगा हम कोशिकाओं की सहायता से चल रहे हैं। तो शायद आज आपको पहली बार यह पता चला होगा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब क्या होता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे आप पढ़ते हैं किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको कुछ कुछ क्लियर हुई। परेशान नहीं होना है, 3 क्लासेस जाएंगी और इन 3 क्लासेस में पूरा का पूरा जो आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है कोशिका को लेकर के वो बहुत आसानी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई हुई होगी। अब यहां पे मेरी बात को समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है, अगर यहां पर आपसे सवाल ये पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है, कोशिका की खोज जो कि एक बेसिक पॉइंट है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा लिखते रहिए, सिस्टमैटिक तरीके से समझते रहिए। तो कोशिका की खोज आप ये जानिए कि इसको किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। और जब 1665 में किया था तो वह एक सजीव नहीं कोशिका थी, याद रखना, वह एक निर्जीव कोशिका थी, वह एक नॉन लिविंग सेल थी, वह एक निर्जीव कोशिका थी। इन्होंने एक निर्जीव कोशिका को खोजा, निर्जीव कोशिका को खोजा, ठीक है, निर्जीव कोशिका को खोजा और बाकायदा इन्होंने एक पुस्तक लिखी माइक्रोग्राफिया, और उस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने प्रकाशित किया, दुनिया को बताया कि मैंने एक मधुमक्खी के छत्ते की आकार की एक संरचना को देखा, जिसको प्रारंभ में तो कोशा कहा गया लेकिन बाद में कह दिया गया कोशिका। तो कहने का मतलब है रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव कोशिका को खोजा। और याद रखना माइक्रोग्राफिया उनकी किताब का नाम था।
माइक्रोग्राफिया उनकी किताब का नाम था। माइक्रोग्राफिया उनकी किताब का नाम था। माइक्रोग्राफिया किताब में क्या किया? माइक्रोग्राफिया किताब में इसको क्या किया? प्रकाशित किया। माइक्रोग्राफिया किताब में इसको क्या किया? इन्होंने प्रकाशित किया। माइक्रोग्राफिया नामक किताब में इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी यहां पर। लेकिन सवाल यह है कि हम पढ़ रहे हैं जीवित कोशिका के विषय में, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सेल के विषय में, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय जो जाता है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर अगर सवाल बनेगा, क्या सवाल यहां पर बनेगा? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? अगर सवाल यहां पर बनेगा क्या? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ठीक है, अगर सवाल यहां पर बनेगा क्या? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, अगर आपसे सवाल ये पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। क्या नाम है उनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखना। इनका नाम आगे भी आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो वहां पर भी आप इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप इसके विषय में भी वहां पे चर्चा करेंगे। तो ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखना। ये कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। याद रखना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजीव कोशिका को खोजा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजीव कोशिका को खोजा। तो यहां पर दो प्रकार के सवाल बनेंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, और दूसरी बात सजीव कोशिका को किसने खोजा? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं। ठीक है, अब यहां पर कमेंट्स आप करेंगे बाद में, जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप कमेंट्स करेंगे कि कैसी लगी आपको ये क्लास। ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं आगे। अब कोशिका के संदर्भ में कुछ पॉइंट जो बेहद महत्वपूर्ण है, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको नोट करना है। कोशिका के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको क्या करना है, जो आपको नोट डाउन करना है, जहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्या होगा, यहां पे नोट करके लिखते हैं, नोट करके यहां पे कोशिका के संदर्भ में कुछ पॉइंट हैं जिन पे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, जैसे ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आपसे पूछा जाएगा कि संसार की, ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आप क्या जवाब देंगे? आप सोच के रखिए अपने दिमाग में। अगर आपसे कोई पूछता संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे उसका? ठीक है, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता क्या कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो फिर आप क्या जवाब देते? संसार की अगर आपसे पूछा जाता संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाता संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो फिर आप उसका क्या जवाब देते? सोच के बताइए, सोच के रखिए इस सवाल को। और अगर आपसे यह सवाल बनता है, ठीक है, अगर यह सवाल ये बनता है, ठीक है, क्या कि मानव शरीर की, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर सवाल ये बने कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए, मानव शरीर की क्या सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आप उसका क्या उत्तर करेंगे? आप उसका क्या उत्तर करेंगे सबसे लंबी कोशिका के विषय में? अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे, ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि मानव शरीर की, याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव शरीर की अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो फिर आप उत्तर क्या करेंगे? है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे सवाल बने हुए हैं, याद रखना। इसी प्रकार से अगर सवाल ये बन जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है,
अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया केंद्रक विहीन कोशिका कौन है, मानव शरीर की केंद्रक विहीन कोशिका मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता हो जिसमें, मानव शरीर की केंद्रक विहीन कोशिका अगर आपसे पूछा जाए, मानव शरीर की केंद्रक विहीन कोशिका अगर पूछा जाए, मानव शरीर की केंद्रक विहीन सेल, केंद्रक विहीन कोशिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर करेंगे? इन सब का क्या उत्तर आप करने वाले हैं बताइए। संसार की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो आप उत्तर क्या करेंगे? आप उत्तर क्या करने वाले हैं? आप उत्तर करेंगे संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, वह होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम होता है। गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम होता है। गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम होता है, याद रखना। और ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, और वो क्या होगा? वो होगा पीपीएलओ। वो क्या होगा? वो होगा पीपीएलओ होगा। वो क्या नाम है? पीपीएलओ होगा। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये भी याद रखना, पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या नाम है? तो अगर इसका पूरा नाम आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे इसका पूरा नाम होता है प्लूरो। ठीक है, इसका नाम होता है प्लूरो न्यूमोनियम, पी साइलेंट है इसमें, न्यूमोनियम, न्यूमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म है, लाइक ऑर्गेनिज्म है, लाइक ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, लाइक ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, याद रखना। ये क्या है? ये पीपीएलओ का पूरा नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछ लिया जाएगा तो आप इस संदर्भ में क्या उत्तर करेंगे? आप इस संदर्भ में उत्तर करेंगे सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका नर्वस सेल है, नर्वस सेल। नर्वस सेल का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल का मतलब है तंत्रिका कोशिका। इसी नर्वस सेल दे दे या न्यूरॉन दे दे, दोनों बातें क्या होंगी? दोनों बातें एक होंगी। चाहे नर्वस सेल दे चाहे न्यूरॉन दो, दोनों बातें क्या होंगी? दोनों बातें एक होंगी। इस संदर्भ में याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वह फीमेल ओवम है, फीमेल यानी कि महिला अंडाणु है, महिला अंडाणु, फीमेल ओवम है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? याद रखना, वो स्पर्म है। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, शुक्राणु इसको कहते हैं। और केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की केंद्रक विहीन कोशिका है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कोशिका, आरबीसी जिसको आप कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना, मानव शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आप ये पढ़ते हैं। तो याद रख लीजिएगा, आपने समझ लिया है कि मानव शरीर के एकमात्र ऐसी कोशिका जिसके पास में केंद्रक नहीं है, और याद रखना केवल ऐसी आरबीसी ही नहीं है, आप इसमें प्लेटलेट्स का नाम भी याद रखेंगे, इसमें आप प्लेटलेट्स का भी नाम याद रखेंगे, इसमें आप प्लेटलेट्स का भी नाम याद रखेंगे। प्लेटलेट्स के पास में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ना आरबीसी ना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है, लेकिन आरबीसी में और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। किताबों में आपको सामान्यतः आरबीसी के संदर्भ में मिल जाएगा, लेकिन प्लेटलेट्स के संदर्भ में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स जैसी दो कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आशा करूंगा ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है,
एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि हम कोशिका का अध्ययन करने चल रहे हैं, तो बेसिकली हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल किसे हम कहते हैं, तो जब हम इस संदर्भ में बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल क्या है। स्टडी ऑफ सेल जो होता है वो साइटोलॉजी है। वो क्या है? साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल क्या है ना, कोशिका का अध्ययन किसे हम कहते हैं, तो कोशिका का अध्ययन याद रखना वह कहलाता है साइटोलॉजी। वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान होता है। ठीक है, साइटोलॉजी का मतलब क्या है? साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान हम पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर हम क्या पढ़ रहे हैं? कुल मिलाकर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम कोशिका की ही तो स्टडी कर रहे हैं, हम कोशिकाओं का ही तो अध्ययन करते हैं। तो वो स्पेशली जो ब्रांच है, जो शाखा है, जो कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए जानी जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम साइटोलॉजी है। ठीक है, तो अब हम यहां से, ये तो बेसिक एक चरण था जिसको हमने पार किया कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका है क्या वास्तव में, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये तो बात हमने कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी केवल खोजबीन ही चल रही है। वो कह रहे हैं मैंने खोजा, वो कह रहे हैं मैंने खोजा, वो उन्होंने कह रहा है मैं निर्जीव खोजा, उसने कहा सजीव कोशिका खोजा। लेकिन कोशिका वास्तव में है क्या? कोशिका वास्तव में परफॉर्म कैसे करती है? कोशिका वास्तव में किस तरीके से कार्य करती है, यह बताना अभी शेष था। और इसके लिए बकायदा एक प्रयास किया गया, और यह प्रयास किया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा एक प्रयास किया गया, और इस प्रयास को कहा गया कोशिका सिद्धांत। इस प्रयास को कहा गया क्या? कोशिका सिद्धांत, यानी कि इसको कहा गया सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और यदि कोशिका सिद्धांत का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया तो इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने क्या क्या बताया। तो पहले तो एक बात समझना हमारी, ठीक है, पहली तो हमारी एक बात समझना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। एक बात तो ये हो गई। अब हम कोशिका का अध्ययन शुरू करना जो है कोशिका का अध्ययन यानी कि खूब अच्छे तरीके से डिटेल में अब पढ़ने की कोशिश अब कर रहे हैं। ठीक है, अब भूमिका बन चुकी है, अब ध्यान समझना। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था, सेल थियरी जो दिया गया था, वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो था वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। एक तो नाम है स्लाइडेन, एक तो नाम याद रखना स्लाइडेन, और दूसरा नाम याद रखना स्वान। दूसरा नाम याद रखना स्वान, दूसरा नाम याद रखना स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। तो सबसे पहले सवाल तो यही पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया गया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अब इन्होंने दो सबसे प्रमुख बात बताई, दो सबसे प्रमुख बात बताई, एक दो ऐसी बातें बताई जो कि पूरे कोशिका के चैप्टर का एक बेस है, एक आधार है। पहली बात उन्होंने क्या बताया? इन्होंने पहली बात बताया कि प्रत्येक जीव का, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पहली क्या बात बताया? इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का निर्माण, पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण, प्रत्येक जीव का निर्माण, ठीक, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है।
प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझिएगा बात को। अगर मैंने कहा है कोशिका, अगर मैंने कहा है सेल, कोशिका, तो कोशिका का मतलब, अगर मैंने कहा है जीव, सॉरी, अगर मैंने कहा है जीव, तो जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, और जीवन दो में पाया जाता है, या तो जीवन प्लांट में उपस्थित है या तो एनिमल में उपस्थित है। ब्रह्मांड का, इस चराचर जीव का, इस चराचर जगत का कोई और तीसरा संरचना नहीं है जिसमें जीवन पाया जाता हो। या तो वो प्लांट के अंतर्गत होगा या तो वो वनस्पतियों के अंतर्गत आएगा। और कोई भी जीव की बात हो रही है, चाहे प्लांट, एनिमल, किसी छोटे बड़े कुछ भी बात हो रही है, चाहे माइकोप्लाज्मा की बात कर लीजिए, चाहे ऑस्ट्रिचेक की बात कर लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कोशिका से मिलकर के न बना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार के सभी जीव, चाहे छोटे बड़े, सब मिला करके वो सब कोशिका से मिलकर बने। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ संरचनाएं या कुछ जीव ऐसे हैं जो कि जिनके निर्माण में पूरी की पूरी एक ही कोशिका भाग ली है। एक ही कोशिका में उनका जन्म होता है, एक ही कोशिका में वो विकास करते हैं, और एक ही कोशिका में वो मर भी जाते हैं। एक से दो हो ही नहीं पाते, ये अलग बात है। तो ऐसे जीव जिनके निर्माण में केवल एक कोशिका है, उसको उन्होंने क्या कहा? एक कोशिकी। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो कुछ यहां पे ऐसी कोशिकाएं रहेंगी, यहां पे कुछ ऐसी कोशिकाएं रहेंगी जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं एक कोशिकीय कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। जिन्हें आप क्या कहते हैं? जिन्हें आप एक कोशिकीय कहते हैं। जिन्हें आप एक कोशिकी कहते हैं। जिन्हें आप एक कोशिकी कहते हैं, है ना? और एक से अधिक अगर कोशिका है तो उसको आप बहुकोशिकी कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप बहुकोशिकी कहते हैं। बहुकोशिकी कहते हैं। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, दो प्रकार की सेल हो गई। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर को यूनिसेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके निर्माण में यूनि, एक ही, याद रखना, एक ही कोशिका भाग ली है, एक ही कोशिका। और मल्टी सेलुलर का मतलब है उसमें कई कोशिकाएं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, मनुष्य, हम सभी क्या है? करोड़ों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर। तो एक दो तो छोड़ ही दीजिए, करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो जैसे बहुकोशिकीय के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मल्टी सेलुलर इसको कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे। इसमें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल आपको लिखना है, आप एग्जाम्पल इसका लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय के अंतर्गत आते हैं, जिसके निर्माण में केवल एक कोशिका भाग लेती है, जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना है और एक ही कोशिका विकास करता है, एक ही कोशिका में वृद्धि होता है, एक ही कोशिका में मर भी जाता है। हमें बताइएगा कमेंट्स में यूनिसेलुलर का क्या क्या एग्जाम्पल्स होता है, क्या क्या इसका उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट देखिए कितना बढ़िया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब या तो वो यूनिसेलुलर के अंतर्गत आएगा, या तो वो मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आएगा, या तो वो एक कोशिकी के अंतर्गत आएगा, या तो फिर क्या बहुकोशिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर दूसरी बात समझिएगा। अब यहां पे दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट देखिए इनका क्या था। दूसरा स्टेटमेंट इनका देखिएगा क्या है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका, ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट था इनका, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व की कोशिका से, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व की कोशिका से निर्मित है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्व की कोशिका से, पूर्व की कोशिका से निर्मित है। पूर्व की कोशिका से निर्मित है। पूर्व की कोशिका से निर्मित है मतलब
मतलब जो भी कोशिका है वो अपने पहले वाली कोशिका से बनी हुई है। ये मामला समझ में नहीं आया सर, ये क्या कहना चाह रहा है? प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व की कोशिका से। तो चलिए आइए समझते हैं। अभी हमने समझाया कहां पे, आइए समझते हैं। देखिए जैसे आप जानते हैं ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मंगरू है, मंगरू समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मंगरू है ये, और ये मंगरू की वाइफ है। ये मंगरू की क्या है? वाइफ है। मंगरू की क्या है? ये वाइफ है। मंगरू की क्या है? ये वाइफ है। मंगरू की वाइफ है। मंगरू क्या करते हैं? मंगरू अपना स्पर्म देते हैं। मंगरू अपना क्या देते हैं? स्पर्म देते हैं। यानी कि पुरुष की तरफ से क्या मिलता है? पहली कोशिका स्पर्म, शुक्राणु। और मंगरू की वाइफ जो है, इन्होंने क्या किया? रामधनिया, रामधनिया ने अपना क्या दिया? ओवम दिया। ओवम, ओवम को बोलते हैं क्या? अंडाणु कहते हैं। तो ये पहली कोशिका हो गई स्पर्म, और ये पहली कोशिका फीमेल की तरफ से हो गई ओवम। और क्या गजब की व्यवस्था, मतलब व्यवस्था है ईश्वर की, और कितनी बेहतरीन तरीके से मानव को डिजाइन किया है। कई बार मैं सोचता हूं तो मैं बड़े आश्चर्य में होता हूं कि एक छोटी सी कोशिका स्पर्म या ओवम, इसके अंदर कितनी अद्भुत क्षमता है कि वो एक नए जीव को बना सकती है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि नए जीव को निर्मित कर रही है, और वो फिर जीव अरबों खरबों स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। तो ये जो पुरुषों की तरफ से पहली कोशिका पार्टिसिपेट करती है नए जीवन में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्पर्म के नाम से संबोधित करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। और पहली कोशिका यहां पर जो भाग लेती है उसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। स्पर्म का मतलब क्या होता है? स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। और यहां पे ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अंडाणु। इसको बोलते हैं क्या? अंडाणु। अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कि इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? आपने पढ़ा है कि इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको आप निषेचन हिंदी में कहते हैं, जब निषेचन होता है तो निषेचन के उपरांत क्या होता है? निषेचन के उपरांत जो होती है पहली कोशिका निर्मित होती है। निषेचन के पश्चात एक पहली कोशिका निर्मित होती है, और ये पहली कोशिका जो निर्मित होती है, इन दोनों के मिलने से जो पहली कोशिका निर्मित होती है, इस कोशिका को क्या नाम दिया गया है विज्ञान में? इसे नाम दिया गया है जाइगोट। इसे नाम क्या दिया गया है? इसे नाम दिया गया है जाइगोट। तो जाइगोट निर्मित हुआ, जाइगोट निर्मित हुआ, युग्मनज निर्मित हुआ। इसको युग्मनज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज निर्मित हो गया, जाइगोट निर्मित हो गया। शुक्राणु ओवम का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात पहली कोशिका बन गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट में क्या होगा? विभाजन। विभाजन ही विकास का आधार है। जब तक विभाजन नहीं तब तक विकास नहीं। तो याद रखना, इसका विभाजन हुआ तो एक से कितनी कोशिका बनी? दो कोशिका बनी। अब क्या हुआ? दो में विभाजन हुआ। जब दो में विभाजन हुआ तो दो से कितनी कोशिका बनी? दो से चार कोशिका बनी। दो से कितनी कोशिका बनी? चार कोशिका बनी। दो से कितनी कोशिका बनी? दो से चार कोशिका बनी। और याद रखना, फिर चार में जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? चार से क्या हुआ? छह कोशिकाओं का निर्माण हुआ। चार से क्या हुआ? चार से छह कोशिकाओं का निर्माण हुआ। चार से क्या हुआ? चार से छह कोशिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, सॉरी, चार से जो है 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर 8 में होगा 16, 16 से होगा 32। अब हमको एक बात बताइए, ठीक है, यहां पर भी मैं बना ही देता हूं, एक फेज और बना ही देता हूं।
इससे ये दो, फिर विभाजन होगा, 2 कोशिका बनेंगे, इससे भी 2 कोशिका होंगी, इससे भी 2 कोशिका होंगी, इससे भी 2 कोशिका होंगी। ये कोशिकाएं बन रही हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर के भीतर या मां के गर्भ में भ्रूण है, तो वो भ्रूण का निर्माण यानी कि जाइगोट जो है, ये आप देखिए किस तरीके से विभाजन हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 16, ऐसे 16 से 32, ठीक, ऐसे कोशिकाएं बन रही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ हमको कि ये जो मंगरू के बच्चे की ये जो कोशिका है, कौन सी कोशिका सर? ये वाली, इसका निर्माण कहां से हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण इस कोशिका से हुआ है। मैं कहूंगा बहुत सही बेटा। इसका निर्माण कहां से हुआ? तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण इससे हुआ। हम कहें बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इसका निर्माण किससे हुआ? आप कहेंगे इससे। तो यही तो हो रहा है, यही तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पिछली कोशिका से हुआ है। करेक्ट? प्रत्येक कोशिका का निर्माण क्या है? अपनी पिछली कोशिका से हुआ है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपनी पिछली कोशिका से, इसका अपनी पिछली से, इसका अपनी पिछली से, इसका अपनी पिछली से, ठीक है? और इसी प्रकार से पिछला 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 चल रहा है। तो मतलब ये क्लियर नहीं है भाई, किसी हर एक कोशिका जो निर्मित हुई है वो अपने पूर्वगामी कोशिका से हुई है, वो अपनी पूर्व की कोशिका से हुई है। इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को कौन बताते हैं, कौन समझाते हैं? तो ये बताते हैं हमारे प्यारे स्लाइडेन और स्वान साहब। तो इनका क्या स्टेटमेंट है? इनके कितने स्टेटमेंट हैं? तो आप बताएंगे इनके 2 स्टेटमेंट हैं। इनके कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। अगर वह एक कोशिका से निर्मित होगा तो उसको एक कोशिकी, और एक से अधिक होगा तो उसको बहुकोशिकी। एक कोशिकी का उदाहरण आपको लिखना है, बहुकोशिकी में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट था कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व की कोशिका से निर्मित है। करेक्ट है इतनी बात? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब इसके बाद एक हमारे इस ब्रह्मांड में, एक हमारी इस पृथ्वी पर बहुत ढीठ संरचना पाया जाता है। बहुत ढीठ संरचना का मतलब है कि वो कहता है कि मैं किसी स्लाइडेन स्वान को नहीं जानता, मैं किसी कोशिका सिद्धांत उद्धांत को फॉलो नहीं करूंगा। उस संरचना का नाम क्या है? जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, जो कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थियरी का अपवाद है। तो यहां पर देखते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है? अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी संरचना है जो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। एक हेडिंग बनाएंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगेन नोट करके इस पॉइंट को लिखेंगे और इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक? इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? अगर पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत का अपवाद, अगर पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद अगर देखा जाए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद अगर देखा जाए, कौन कौन से अपवाद हैं? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद में एक अपवाद याद रखना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वायरस। वो कौन है? तो याद रख लेना, वो वायरस है। वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, ठीक है? वायरस जो है वह कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है।
तो अपवाद का मतलब है सर हम क्या कहेंगे इस वायरस को, एक कोशिकी के अंतर्गत रखेंगे बहुकोशिकी, हम कहेंगे किसी के अंतर्गत नहीं। आप कहेंगे वायरस जो होता है एक प्रकार का अकोशिकीय जीव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसको। न तो ये एक कोशिकी है, न तो ये बहुकोशिकी है, ये अकोशिकी है। न तो ये यूनिसेलुलर है, न तो मल्टी सेलुलर है। इसको लिए आप कहेंगे असेल्युलर स्ट्रक्चर है। यह कोशिका तक पहुंचा ही नहीं। विकास के चरण में ये कोशिका, जैसे क्या हुआ, विकास के चरण में पहले धीरे धीरे कोई कंपाउंड या तत्व बना होगा, फिर तत्व से यौगिक बना होगा, फिर वो यौगिक जो कोशिका को बनाने में समर्थ होंगे वो यौगिक बने होंगे, तो फिर वो यौगिक इकट्ठा हुए होंगे, फिर धीरे धीरे कोशिका का निर्माण होना शुरू हुआ होगा और कोशिका बन गई। तो कोशिका बन गई, उससे पहले की स्थिति वायरस है, उससे पहले की स्थिति है एक ऐसी संरचना जो कोशिका तक पहुंचा ही नहीं। कोशिका से पहले ही क्या हो गया, टूट गया। कोशिका तक पहुंचने से पहले ही उसने क्या किया, दम तोड़ दिया। इसीलिए वायरस को हम क्या कहते हैं, वायरस के विषय में एक बड़ा खतरनाक जो है फैक्ट ये है कि यह क्या है, यह सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। लिंकेज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, लिंकेज का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कैसे जोड़ने का काम करता है, जैसे जैसे पेन पे है, वायरस है पेन पे, तो ये अभी निर्जीव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इसको मैंने टच किया वो जिंदा हो गया। सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर वो सजीव, और निर्जीव कोशिका के संपर्क में आने पर वो निर्जीव रहता है। वो तब तक जिंदा नहीं होता जब तक वो जिंदा लोगों के संपर्क में नहीं आता है। वो तब तक जिंदा नहीं रहता, सजीव नहीं रहता जब तक वो जिंदा या सजीव लोगों के संपर्क में नहीं रहता। अगर वो निर्जीव लोगों के संपर्क में है तो वो निर्जीव रहेगा। इसीलिए इसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानते हैं, कड़ी मानते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच को हम क्या करते हैं, लिंक करने का बताते हैं कि भाई सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, ये कड़ी। खोज किसने किया था भाई, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं इवान वस्की। इवान वस्की ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इवान वस्की ने इसको क्या किया था, इवान वस्की ने इसको खोजा था, है ना, डिस्कवर्ड बाय इवान वस्की। इसको खोजा गया था किसके द्वारा, इसको खोजा गया था इवान वस्की के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर है कि आपने कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया, कोशिका के विषय में आपने समझ लिया। अब आप ये तो बताइए कि कोशिका में है क्या आखिरकार ऐसा कि कोशिका कोशिका हो गई है, कोशिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, कोशिका कार्य कैसे करती है, कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कोशिका कैसे हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ये सब कुछ जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन सारे बिंदुओं पर। हम वहां पे चर्चा करेंगे कि कोशिका के अंदर सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या है, सब कुछ वो चीजें जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, उन सारे मुद्दों पर हम बात करना शुरू करेंगे। आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलता हूं अगली वीडियो में, यानी कि कल वीडियो के में मिलता हूं, और कल वाली वीडियो में इसके आगे की चरण पर हम बात करना शुरू करते हैं। मैं फिर से बता दूं, 3 वीडियो इस पर मैं लूंगा और पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए बस इतना है।